हैप्पी बर्थडे माय लव, आई लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, बट तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बर्थडे पे स्पेशल सेलिब्रेशन करोगे, याद है या नहीं तुम्हें? हाँ बाबा, बिल्कुल याद है। तुम जाकर कार में बैठो, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। गीतिका कार में जाकर बैठ गई और कार के रियर मिरर में देखकर अपना मेकअप टचअप करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा मानो कार की पिछली सीट पर बिखरे बालों में बैठी एक औरत उसे लगातार घूर रही हो। उसने हिम्मत करके पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर एक नेकलेस पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उस नेकलेस को उठाया ही था कि तभी नीलेश भी कार में आकर बैठ गया। ये नेकलेस तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना, मुझे सरप्राइज देने के लिए? सच में ये नेकलेस बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मैंने तो तुम्हारे लिए कोई नेकलेस नहीं खरीदा। अरे मजाक मत करो, ये देखो, ये नेकलेस मुझे तुम्हारी कार की बैक सीट पर मिला। गीतिका के हाथ में पकड़े उस नेकलेस को देखते ही नीलेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी अचानक नीलेश को भी गाड़ी के रियर मिरर में वही औरत बैक सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखकर नीलेश बुरी तरह डर गया। तभी गाड़ी का रियर मिरर अचानक ही बड़ी तेज आवाज के साथ टूटकर गाड़ी के अंदर गिर गया। कांच टूटने की उस तेज आवाज को सुनकर वो दोनों बहुत बुरी तरह डर गए। तभी नीलेश ने बिना कुछ कहे गाड़ी को स्टार्ट किया और बहुत ही तेज स्पीड में ड्राइव करने लगा। अरे तुम इतनी तेज स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हो? क्योंकि जहाँ हमें पहुँचना है वो लोकेशन थोड़ी दूर है और हमारे पास टाइम नहीं है। नीलेश ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और समुद्र के किनारे गाड़ी को रोककर गीतिका की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र किनारे एक शिप के अंदर ले गया। मेरी आंखों से पट्टी हटाओ, मुझे देखना है तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। गीतिका की बात सुनकर नीलेश ने उसकी आंखों पर से वो पट्टी खोल दी। तभी अचानक गीतिका की आंखें खुलते ही शिप का कैप्टन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कैप्टन दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उसकी एक आंख पत्थर की थी। शायद उसने अपनी एक आंख को किसी हादसे के दौरान खो दिया था। अचानक उसे अपने सामने देखकर गीतिका बुरी तरह डर गई। तभी उस कैप्टन ने गीतिका की ओर बड़े ही अजीब तरीके से देखते हुए कहा, डरिए मत, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। मेरे यहाँ होते हुए आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर वह कैप्टन उसकी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। तभी नीलेश गीतिका को बुक टेबल पर लेकर गया जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उन दोनों ने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और चीयर्स करके जैसे ही उन्होंने वाइन पीने के लिए ग्लास को आगे बढ़ाया तभी अचानक एक काली बिल्ली गीतिका पर झपट पड़ी और सारी वाइन गीतिका की ड्रेस पर गिर गई। तभी गीतिका ने उस बिल्ली को एक जोरदार धक्का मारा और वो बिल्ली सीधा पास में खड़े उसी कैप्टन के पैरों में जाकर गिर पड़ी। मैडम जरा संभल कर, मेरी ये बिल्ली मुझे बहुत प्यारी है, जरा प्यार से रहिए इसके साथ। अगर ये बिल्ली आपकी है तो इसे संभाल कर अपने पास रखिए ना, इसकी वजह से मेरी नई ड्रेस खराब हो गई है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप अंदर रेस्ट रूम में जाकर अपनी ड्रेस साफ कर लीजिए, ये आपको फिर परेशान नहीं करेगी। कैप्टन ने अपनी बिल्ली को गोद में उठाया और बेहद गुस्से भरी नजरों से गीतिका की ओर देखते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। गीतिका अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉश बेसिन का नल चालू करके उसे पानी से हल्के हाथों से साफ करने लगी। तभी अचानक उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने इधर उधर मुड़कर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन वो जैसे ही शीशे की ओर मुड़ी तो अपने पीछे खड़ी उस भयानक औरत को देखकर डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का शरीर जगह जगह से गला हुआ था और जगह जगह से उसके शरीर के मांस को उसके शरीर पर रेंगते हुए कीड़े चुन चुन कर खा रहे थे। उसका चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर को निकल आई थी। इतनी भयानक औरत को शीशे में देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें खोलो गीतिका, क्या हुआ तुम्हें?
आंखें खोलो प्लीज। अपने चेहरे पर पड़ रही पानी की बूंदों से गीतिका की आंख खुली। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर चलते हैं। नीलेश की बात का जवाब देते हुए इससे पहले कि गीतिका कुछ बोलती, तभी उसके कानों में फिर से कैप्टन की आवाज पड़ी। लगता है आपकी वाइफ ने कुछ खौफनाक देख लिया होगा। क्यों मिसेस गीतिका? मिसेस नहीं, मिस गीतिका। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अगले ही महीने हमारी एंगेजमेंट है। ओह, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। बाकी आप एंजॉय कीजिए और मिस गीतिका आप खास ध्यान रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वह कैप्टन फिर से बड़े ही भयानक तरीके से गीतिका की ओर देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। रेस्ट रूम में अपने साथ हुए उस हादसे के बाद गीतिका बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए उसने नीलेश की ओर देखते हुए उससे कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से मुझे इस कैप्टन का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। तुम प्लीज अभी के अभी मुझे यहाँ से घर लेकर चलो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है गीतिका, तुम्हें शायद कैप्टन की हुलिया की वजह से ऐसा लग रहा होगा। तुम डरो मत यार। नहीं नीलेश, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मुझे बस अभी के अभी घर जाना है। प्लीज चलो। इस वक्त हम समुद्र के बीच में हैं। किनारे तक पहुंचने में समय लगेगा और उससे पहले हम कहीं भी नहीं जा सकते। नीलेश और गीतिका आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जोर जोर से गानों की आवाज सुनाई दी। सभी कपल्स उठकर डांस फ्लोर पर कपल डांस करने लगे। तभी नीलेश ने गीतिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है ना? आओ चलो डांस करते हैं। नीलेश की बात सुनकर गीतिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। सभी कपल्स डांस कर ही रहे थे कि तभी डांस करते हुए गीतिका को नीलेश की जगह उस कैप्टन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जिसे देखकर गीतिका बहुत बुरी तरह घबरा गई और वो नीलेश को धक्का देकर वापस अपनी सीट की ओर भागने लगी। तभी ड्रिंक सर्व कर रही एक फीमेल वेट्रेस को अचानक खून की उल्टियां होने लगी और वो बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है, आप सब एंजॉय कीजिए, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इतना कहकर कैप्टन ने उस वेट्रेस को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की ओर एक कमरे में ले गया। गीतिका को उस कैप्टन को देखकर कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए अंदर उस रूम तक पहुंच गई। उसने जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अपनी आंखों के सामने उस नजारे को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बाहर बेहोश हुई उस वेट्रेस का शरीर ऊपर हवा में उड़ रहा था और उसकी नीली पड़ी हुई जीभ बाहर को आकर लटक रही थी। उसे इस तरह देखकर गीतिका का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। तभी अचानक कमरे में उसे एक रोशनी आती दिखाई दी। उस रोशनी की वजह से जैसे ही उसकी नजर रूम के फ्लोर पर पड़ी तो उसने डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लिए। वो पूरा कमरा इंसानी कंकालों से भरा हुआ था, जिन पर अनगिनत कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे की ओर मुड़ी, वैसे ही कैप्टन ने आकर अचानक उसका रास्ता रोक लिया। लगता है तुम भी इन सब की तरह हमेशा के लिए यही रहना चाहती हो। चलो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। कैप्टन की बात सुनकर गीतिका का शरीर पूरी तरह कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए कैप्टन को एक जोरदार धक्का मारा और वहां से भाग निकली। नीलेश, नीलेश, प्लीज प्लीज कुछ भी करके तुम मुझे यहाँ से ले चलो। वो कैप्टन, उसने। आपने मुझे याद किया और मैं आपके पास आ गया। गीतिका जी, मैं जानता हूँ कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए आपके बर्थडे के लिए मैंने ये स्पेशल केक बनवाया है। इसे खोल कर देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। देखो गीतिका, कैप्टन कितने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल केक बनवाया है। चलो जल्दी से इसे खोल कर देखो। गीतिका ने घबराते हुए जैसे ही केक पर ढकी उस लेड को हटाया, वैसे ही डर के मारे उन दोनों के होश उड़ गए। वहां कोई केक नहीं बल्कि ट्रे में केक के बजाय नीलेश का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर नीलेश भी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। ये क्या बद्दा मजाक है? अभी के अभी हमें किनारे पर पहुंचाओ, हम दोनों और देर यहाँ नहीं रुक सकते। चलो गीतिका,
हम चलकर अपने टेबल पर बैठते हैं। नीलेश ने गीतिका को टेबल पर ले जाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही गीतिका जोर जोर से हंसने लगी और उसका चेहरा उसी भयानक चेहरे में बदल गया जो उसे रेस्ट रूम के शीशे में नजर आ रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर नीलेश के होश उड़ गए और डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। क्या हुआ नीलेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी रश्मि। याद आया या भूल गए मुझे? रश्मि, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मर चुकी हो ना? और मेरी गीतिका कहाँ है? तुम्हारी गीतिका भी मैं ही हूँ। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना भी तो जरूरी था ना? तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गीतिका बन गई। याद है ना कैसे तुमने मुझे मारने के लिए इसी शिप से मुझे धक्का दे दिया था और मार डाला था मुझे, और लोगों को सुसाइड बताकर इस केस को हमेशा के लिए क्लोज करवा दिया। पुलिस तुम्हें तुम्हारी सजा नहीं दे पाई तो क्या, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बहुत अच्छे से दूंगी। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था, इसलिए मेरे हाथों ये सब हो गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। उस रात तुम्हारे इन इरादों के बारे में पता चल गया था मुझे। तुम्हें यही डर था कि अगर ये सब मैंने पुलिस को बता दिया तो तुम्हें मेरी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे यहाँ से धक्का देकर मार डाला। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मुझे तैरना नहीं आता और तुम्हें भी तैरना नहीं आता, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना कहकर रश्मि की आत्मा ने बड़े ही भयानक तरीके से नीलेश की ओर देखा और देखते ही देखते अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और वो बड़ी ही तेजी से समुद्र की ओर बढ़ता हुआ समुद्र के गहरे पानी में डूबने लगा। हर एक बढ़ते सेकंड के साथ पानी के अंदर उसका दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में पानी भर गया और बहुत देर तक खुद को बचाने की सभी कोशिशों के बाद अपनी आखिरी सांस के साथ उसने भी रश्मि की तरह ही समुद्र के अंदर अपना दम तोड़ दिया। यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं अक्सर पार्टीज और नाइट क्लब्स के लिए जाता था। मैं रोजाना रात में अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाता था और इकलौते होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस पर टोक टाक नहीं की। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी में, पर मुझे क्या पता था कि मेरी इस मजेदार लाइफ में बड़ी दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश मुझ पर टोक टाक की होती, काश मैं उस वक्त इतना समझदार होता। एक शाम को हम सब दोस्त बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो कल सैटरडे नाइट है, क्या प्लान है? कल कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, जो हमने कभी नहीं किया हो, जो हमें हिला दे, ये जिसे करके मजा ही आ जाए इस जिंदगी का। अच्छा ऐसी बात है, तो कब्रिस्तान में चलते हैं, मर कर देखते हैं, हम कभी मरे नहीं है ना। वेरी फनी, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आइडिया तो शानदार है भारत का। और कब्रिस्तान में पार्टी कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने कब्रिस्तान में पार्टी करने का फैसला किया। वहां हम सब ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। हम सब ने पूरी रात पार्टी करने की ठानी। हम एक कब्रिस्तान पहुंच गए जो दिखने में काफी डरावना था। फिर हमने पार्टी स्टार्ट की। हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला और हाथों में शराब लिए हुए हम सब डांस कर रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब हम सब नशे में धो धोकर जमीन पर सो गए थे। तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं जाग गया। बाकी सब सो रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन कब्रिस्तान में वॉशरूम नहीं होते।
तो मैं वहां कुछ दूर चलकर कोई जगह ढूंढने लगा। तभी आगे जाकर मुझे एक तालाब दिखा। अब यहीं सुसु कर लेता हूं, कब्रिस्तान में कौन रोकता है। मैं वहां पेशाब करने लगा। तभी पीछे झाड़ियों में से मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। कौन है? कौन है वहां? और मैंने दूर से एक काले कपड़ों में किसी को देखा जो एक बड़े से चोले में था। अंधेरे में वो परछाई एकदम काली दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा पास जाने लगा। तभी मुझे उसके बड़े बड़े चमकते हुए दांत दिखाई दिए। मेरा दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था और मुझे एक भयानक एहसास हो रहा था। मैं वहीं जम गया और वो मेरे पास आने लगा। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे अचानक दौड़कर आ रहा था। मैंने और तेज भागना शुरू किया और जल्दी से सभी के पास पहुंचकर सबको जगाया। उठो यार, यहाँ कोई है, वो इंसान नहीं है। मैंने इतना डरावना अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। सब लोग आधे होश में थे, नींद में थे या नशे में। अरे क्यों डरा रहा है भाई, सोने देना। कब्रिस्तान है भाई, भूत भी तो रहते हैं यहाँ। डोंट वरी बेबी, तुमने ज्यादा पी ली है। कम हियर। शट अप यू ऑल, मैं जा रहा हूँ, तुम सब मरो यहाँ। नो नो वेट यार, उठ जाओ सब लोग प्लीज। शान झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ है ये वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने वहां आसपास भी देखना चाहा कि कहीं वो सबको देखकर छुप ना गया हो, पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर अचानक से वो मुझे काफी दूर हम सबको देखते हुए दिखाई दिया। वो बेहद ही भयानक था। वो देखो, वो वहां दूर से हमें देख रहा है। कहाँ है वो भयानक दानव? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। शान के अलावा वो शैतान और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। शान को जब यह एहसास होता कि वह हैवान बस उसे ही दिखाई दे रहा, बाकी और किसी को नहीं, तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो मेरे पीछे था लेकिन मैं तुम सबको उठाने के लिए यहाँ भागते हुए आ गया। क्या हुआ शान, तुमने कोई भूत देखा क्या? ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो सब सही कह रहे हैं और ड्रिंक करने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। भारत उठा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। भारत का एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर था और उसने दूसरे हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। क्या बात है भारत, कीप इट अप। चलो दोस्तों, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम अभी आते हैं। नहीं प्लीज मत जाओ, सब साथ रहो। यार हम यहाँ भजन करने नहीं आए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो वक्त बिताना है। आज तो अच्छा मौका है। अरे बेटा, हम कब्रिस्तान में हैं, यहाँ भूत कहाँ अकेले छोड़ेंगे तुम दोनों को, हाँ? ऐसा बोल के तुम हमें डरा नहीं सकते। हाँ, हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, हमें जाने दे। तभी भारत अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद भारत की गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोला था ना यहाँ कुछ गलत है, मान नहीं रहे हो ना तुम। उसको क्या हुआ, वो क्यों चिल्लाई? चलो जाकर देखते हैं। मैं पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। हम सब मिलकर कब्रिस्तान में उनको यहाँ वहां देखने लगे। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी एक कब्र के पास हमें बहुत खून दिखाई दिया लेकिन भारत और उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं थे। हम सब बहुत डर गए। मैंने बोला था ना वो सबको मार देगा। हे भगवान, चलो यहाँ से। नहीं, हम उनके बिना नहीं जा सकते। हम जानते भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, पर वो दोनों गए कहाँ? तभी वहां झाड़ियों में से भारत की गर्लफ्रेंड खून से लथपथ भागती हुई आती है। उसने हम पर हमला किया। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। वो मार देगा, हमें मार देगा। कौन था वो? क्या तुमने उसको देखा? वो भारत को ले गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से भारत पर हमला किया। हम सबको यहाँ से अभी निकल जाना होगा। लेकिन मैं भारत के बिना नहीं जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, वो हम सबका दोस्त है। दोस्तों, हमें भारत को ढूंढना होगा। शान, हम लड़कियों को कार के पास छोड़ आते हैं और हम दोनों वापस आकर उसे ढूंढते हैं। हाँ हेम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं शान, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज चलो यार, हम वहाँ सेफ रहेंगे। हम सब मरेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे घर जाना है। मैं पहले से ही डर गया था। लड़कियां भी घबराने लगी और भारत की गर्लफ्रेंड घर जाने के लिए फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन हम भारत के बिना नहीं जा सकते थे। मैं और हेम कब्रिस्तान से बाहर कार में लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे
और उसके बाद हमने भारत की मदद के लिए वापस आने का फैसला किया। जैसे ही हम अपनी कार की ओर जा रहे थे, मैंने भारत की आवाज सुनी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सुना लड़कियों, भारत जिंदा है, तुम कार में बैठो, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कार की चाबी दे दी और जरूरत पड़ने पर उसे गाड़ी चलाने और मदद के लिए फोन करने के लिए कहा। वह मुझे ये कहना चाहती थी कि वापस जाना कितना खतरनाक था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने उसे भारत की गर्लफ्रेंड और हेम की गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए मना लिया। मेरे और हेम के एक हाथ में डंडा था तो दूसरे हाथ में टॉर्च। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। मैं लेफ्ट में जाता हूँ, तुम राइट में जाओ। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कहीं वापस आना कोई गलती तो नहीं थी। मुझे लड़कियों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैंने मन ही मन सोचा। मैं इधर उधर देखता रहा। मेरी सांस फूल रही थी। मैं डर गया था। यह सब सोच सोच कर मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, जिससे मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था। तभी अपने ऊपर पेड़ पर मुझे कोई आवाज सुनाई दी। मैं डर से वहीं जम गया। तभी मेरे ऊपर गीला गीला सा टपकने लगा। मैंने जैसे ही उस गीली चीज पर अपना हाथ लगाकर देखा तो उसे देख मैं घबरा गया, क्योंकि वो गीला चीज किसी का खून था जो ऊपर पेड़ से मुझ पर गिर रहा था। फिर मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर भारत की डेड बॉडी उस पेड़ पर लटक रही थी, जिसकी आंखें निकली हुई थी। उसके चेहरे और शरीर का कुछ हिस्सा गायब था और उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। तभी मुझे तालाब की पानी की आवाज आई। पानी में काफी तेज हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पानी में बड़ी जोर से हाथ पैर चला रहा हो। शान, बचाओ, यहाँ आओ, जल्दी शान। मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मैंने पानी में कुछ देखा। यह एक तैरते हुए शरीर की तरह लग रहा था। मैं और ज्यादा देखने के लिए इसके करीब चला गया और वहां पानी में हेम की डेड बॉडी थी। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैं रो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे मंडरा रहा है। मैं मुड़ा, देखा कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। वह इतनी तेजी से मेरे पीछे से गायब हुआ कि मुझे उसका चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। उसके जोरदार मुक्के ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं तालाब के किनारे के बिल्कुल पास जमीन पर पड़ा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ डेड बॉडीज पड़ी है, एक हेम की और एक भारत की। हेम की लाश 6 हिस्सों में थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मैं अभी भी दूर जाने और बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था। मैंने कब्रिस्तान छोड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश की। मुझे चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे बाल खींचे और मुझे पानी में धकेल दिया। उसने मुझे मेरे सर से पकड़कर मेरा पूरा शरीर पानी में डाल दिया, जिससे मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। छोड़ो मुझे, मदद करो, प्लीज हेल्प। कोई मुझ पर प्रेशर देकर मुझे पानी में डुबा रहा था, लेकिन मुझे काफी देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस थी। मैंने सांस रोक लिया और कुछ देर में पानी के तल पर फ्लोट होने लगा, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। वो जो कोई भी था, उसे लगा कि मैं मर चुका हूं और वहां से चला गया। मुझे उसका वहां से चले जाना महसूस हो रहा था। मैं कई घंटों तक उसी तरह पानी पर एक लाश की तरह ही पड़ा रहा और मैंने सुबह होने का इंतजार किया। मैंने देखा सूरज निकल गया है तो मैं तालाब से बाहर आया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी कार वहां नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। पर मैं हैरान था कि सुबह तक भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया था। क्या उसने किसी को फोन करके हेल्प के लिए नहीं बुलाया? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जब मैं वापस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरी कार वहीं खड़ी थी। तो बाकी तीनों लड़कियां कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या वो वहां से बचकर जा चुकी थी? मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में कब्रिस्तान से कुछ फीट दूर मैंने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ले लिया। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड की लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। उसके शरीर के बीच में से 2 हिस्से हुए थे।
एक लेफ्ट में था और एक राइट में। इतनी भयानक मौत थी, किसी ने उसे सर से टांगों तक चीर दिया था। मैंने पागलों की तरह रट हुए अपनी कार स्टार्ट की और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर तक आया। कई सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। भारत की गर्लफ्रेंड और हिंद की गर्लफ्रेंड की आज तक कोई खबर नहीं मिली। मेरी गर्लफ्रेंड ने शायद मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज तक मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ और जिंदगी में मैंने कभी दोबारा पार्टी नहीं देखी। मैं हंसना भूल गया हूँ। काश उस रात हम वहां ना गए होते। उस रात मैंने बहुत कीमती इंसानों को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।